क्योंकि देवांश अभी तनुजा की आंखों में चमक देख रहा था और ये देखकर उसे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं तनुजा देवांश की तरफ देखकर बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, वो तो कभी कभी मैं तुम्हें देख लिया करती थी क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो और ऊपर से तुम्हारे गालों की डिम्पल। हाय, इतना कहकर वो तुरंत चुप हो गई क्योंकि अभी उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। अभी खुशी की वजह से उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था क्योंकि जिस इंसान को वो इतना ज्यादा पसंद करती थी आज वो खुद ही उससे बोल रहा है कि वो भी उसे पसंद करता है, तो खुशी तो उसे बहुत होगी ना। और वो भी इस तरह अचानक उसे वो खुशी संभल रही थी। देवांश ने जब देखा कि तनुजा का शरीर कांप रहा है तो उसने उसे अपने गले से लगा लिया और ये देखकर तनुजा तुरंत उसके गले लगकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। देवांश ने तनुजा को जब गले से लगाया तो वो उसके दिल की धड़कनों को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था और ये देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने तनुजा को और अपने करीब कर लिया। कुछ देर बाद देवांश तनुजा को देखकर बोला, तुम ठीक हो? तनुजा इधर उधर देखते हुए बोली, मुझे क्या हुआ, मैं तो बहुत ठीक हूँ। देवांश ने तनुजा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तो फिर मेरी बातों का जवाब दो। तनुजा का चेहरा लाल पड़ गया था जिसकी वजह से वो अभी देवांश ने नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। देवांश को तनुजा की हालत देखकर हंसी आ रही थी क्योंकि तनुजा अभी बहुत क्यूट लग रही थी। देवांश ने तनुजा का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। अब तनुजा की नज़र देवांश की नज़रों से जा मिली। देवांश उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे जवाब दो। तनुजा ने खुद को शांत किया और अपने पैरों के पंजों के बल खड़ी हो गई। वो देवांश के चेहरे के बहुत करीब थी। वो उसके कान में हल्के से जाकर बोली, आई रियली रियली लव यू। तनुजा के वर्ड सुनकर देवांश की पकड़ तनुजा की कमर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उसने उसे अपने और भी ज्यादा करीब कर लिया और उसका चेहरा पकड़कर अपने करीब कर लिया। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, आई रियली रियली टू लव यू एंड कैन आई किस यू। तनुजा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो देवांश के सवालों का क्या जवाब दे। वो अपने होठों को अपने दांतों से काटने लगी। उसके फेस पर घबराहट देखकर देवांश ने उसके माथे पर किस कर कहा, डोंट वरी, जब तक तुम्हारी कोई भी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। और रही बात ये कि मैं भले ही तुमसे प्यार करता हूं पर मैं अपनी लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करूंगा। देवांश की बात सुनकर तनुजा के चेहरे पर एक राहत की चमक आ गई। देवांश उसे देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लंच टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, तुमने अभी तक ढंग से लंच भी नहीं किया है, चलो लंच करते हैं। तनुजा ने हाँ में सिर हिला दिया और देवांश ने अपने फोन से लंच ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद लंच रूम में आ चुका था। तनुजा और देवांश दोनों चुपचाप लंच कर रहे थे। देवांश तनुजा को देखकर बोला, और कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा रहा? कॉलेज का नाम सुनकर तनुजा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो खाना खाते हुए बोली, हम आपको पता भी है मैं कॉलेज में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मानसी और अविका भी है। फाइनली हम तीनों एक साथ अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे और किसी से मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। अब मेरी वही दोनों फ्रेंड है। उसके चेहरे पर खुशी देखकर देवांश मुस्कुराते हुए बोला, ओके तो तुम दोनों के ही साथ रहना, वैसे भी अविका और मानसी भाभी तुमसे ज्यादा समझदार हैं। तनुजा देवांश की तरफ देखकर बोली, व्हाट यू मीन कि वो मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं? देवांश की तरफ देखकर उसकी नाक पर हल्के से टाइप करते हुए बोला, क्योंकि मुझे पटाने के नुस्खे तुम हमेशा अविका भाभी से लेती थी। देवांश के बात सुनकर तनुजा ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखने लगी क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश को उसके बारे में इतने अच्छे से पता होगा। लंच करने के बाद देवांश उसे लेकर होटल के बाहर आ गया। उसे देखा उसका असिस्टेंट काफी देर से उसका वेट करना है। असिस्टेंट को देखकर देवांश बोला, मुझे कार की दे दो और तुम दूसरी कार से चले जाओ। असिस्टेंट ने हाँ में सिर हिलाया और कार की चाबी को देवांश की तरफ दे दिया और वो वहां से चला गया। देवांश ने कार का दरवाजा खोला और तनुजा को बैठने का इशारा किया तो तनुजा मुस्कुराते हुए कार में बैठ गई। वहीं देवांश दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार को स्टार्ट कर वहां से मुखर्जी विला के लिए लेकर चला गया। अविका भी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही अभिमन्यु को कॉल आया था और वो 1 वीक के लिए बिजनेस टूर पर जा रहा था। हालांकि वो अभी भी अभिमन्यु से ज्यादा क्लोज नहीं हुई थी पर फिर भी उसे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अपने कपड़े भी कॉल कर बैक करने के लिए बोल दिए थे। इसलिए एक सर्वेंट जो हमेशा से अभिमन्यु के बिजनेस टूर के लिए कपड़े पैक करता था, क्योंकि अभिमन्यु हमेशा अचानक से ही ऑफिस से ही बिजनेस टूर पर चला जाया करता था, उसने अभिमन्यु के कपड़ों को पैक कर दिया। अभिमन्यु की जाने की बात सुनकर अविका का चेहरा उतर गया था क्योंकि वो चाहती थी कि अभिमन्यु एक बार उससे मिलने पर अभिमन्यु ने उसे बोला था कि वो ऑफिस से ही बिजनेस टूर पर चला जाएगा, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा था और वो उदास भी हो गई। हालांकि अभिमन्यु ने कॉल पर पूछा भी था कि उसे क्या हुआ है पर उसने कुछ नहीं कहकर कॉल काट दिया था।
अभिमन्यु की 7:00 बजे की फ्लाइट थी और अभी शाम के 5:00 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था क्योंकि ठंड का मौसम था, जिसकी वजह से अविका अपने रूम की बालकनी में खड़ी हुई थी। उसने अभी एक स्टॉल को ओढ़ लिया था। उसका चेहरा ठंड की वजह से गुलाबी पड़ चुका था, पर फिर भी वो अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ी हुई डूबते हुए सूरज की तरफ देख रही थी। बालकनी में ठंड की वजह से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। अचानक उसे अपनी पीठ पर गर्म एहसास हुआ। एहसास पाकर उसने अपना सिर पीछे खड़े अभिमन्यु की चेस्ट पर रख दिया था। पीछे अभिमन्यु ही था। अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और वो उसके चेहरे को देखकर बोला, इतनी ठंड में बालकनी में खड़े होने की क्या जरूरत थी। अविका अपनी आंखें वैसे ही बंद किए ही बोली, मुझे यहाँ पर सुकून मिला रहा था। अभिमन्यु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर वो अंदर आ गया। अविका के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। ठंड की वजह से उसके कान और गाल लाल हो चुके थे, इसीलिए अभी अविका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु ने जल्दी से अविका के लिए इलेक्ट्रॉनिक केतली में से गर्म पानी पीने के लिए दिया। अविका ने बिना कुछ कहे उस गर्म पानी को पी लिया। गर्म पानी पीने के बाद उसे थोड़ी सी राहत मिली। अभिमन्यु उसके हाथों को अपने हाथों से गर्म करते हुए बोला, इतनी ठंड में कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बालकनी में जाने की। समझ में आया और मैं जा रहा हूँ तो तुम अपना ध्यान रखना, और अगर तुम्हें बालकनी में जाना है तो तुम अच्छे से गर्म कपड़े पहन लेना ताकि तुम्हें ठंड न लगे। अविका भी बहुत प्यार से अभिमन्यु की बातें सुन रही थी, क्योंकि सच में अभी उसे सबसे ज्यादा जरूरत अभिमन्यु की थी। उसे इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि अभिमन्यु बिना उससे मिले ही एक हफ्ते के लिए बिजनेस टूर पर जा रहा है। उसने अपने सिर को अभिमन्यु के चेस्ट पर रख दिया तो अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा, पर तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, मैंने जो टेस्ट बोला था वो टेस्ट में बिजनेस टूर से वापस आ कर लूंगा तो तुम्हें इतने दिन का मौका मिल जाएगा अच्छे से पढ़ाई करने का। अविका ने हम्म में जवाब दे दिया और खुद उसकी चेस्ट से लगकर अपनी आंखें बंद कर बैठी रही। वही अभिमन्यु ने कुछ देर बाद उसे देखा तो वो उसकी बाहों में गर्माहट पाकर सो चुकी थी। उसने उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर गर्म ब्लैंकेट को डाल दिया। वो उसके सिर पर हल्के से किस करते हुए बोला, तुम बहुत क्यूट हो, जल्दी ही मिलते हैं वाइफी, कहकर वो वहां से चला गया क्योंकि उसके फ्लाइट का टाइम हो रहा था। 10:00 बजे डिनर के टाइम आया। जब अविका को बुलाने के लिए उसके बेडरूम में आई तो उसने देखा अविका अभी आराम से सो रही थी। उसने कई बार अविका को उठाने की कोशिश की, पर जब अविका नहीं उठी तो वो वापस नीचे डाइनिंग टेबल के पास आ गई। पायल अनाया की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, अविका नहीं आई। अनाया अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, अरे माँ, वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही है, मैंने उन्हें उठाया लेकिन वो नहीं उठी। ममता ओबरॉय दादी जी बोली, हाँ शायद आज कॉलेज गई थी तो थक गई होगी, सो जाने दो, सुबह कुछ खा लेगी। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में सिर हिलाया और वो सारे लोग अपना अपना लंच करने लगे। प्राइम मिनिस्टर बंगलो पर तेज अभी अपनी स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। साथ ही साथ उसके पास सोफे पर मानसी भी बैठकर अपने कॉलेज का काम कर रही थी। उन लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही डिनर किया था। हालांकि मानसी को तेज के पास बैठने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, पर उसे अभी पढ़ना भी जरूरी था। वैसे भी लेट कॉलेज एडमिशन की वजह से वो लोग बाकी सारे लोगों से बहुत पीछे चल रहे थे, इसलिए मानसी अपनी स्टडी कर रही थी। छोटी सी नायरा ने स्टडी रूम का दरवाजा ओपन किया और उसने जब सामने देखा तो सामने अपने डैड और मॉम को अपना अपना काम करते देखकर वो भी छोटी सी उंगली अपने माइंड पर रखकर टाइप करने लगी, जैसे कि वो अभी कुछ बहुत ही बड़ा सोच रही हो। उसके माइंड में एक आइडिया आया जिसकी वजह से उसकी आंखों पर एक चमक सी आ गई और उसके चेहरे पर प्यारी सी क्यूट सी स्माइल आ गई, जिससे नायरा भी बॉबी डॉल लग रही थी। वो तुरंत स्टडी रूम का दरवाजा बंद कर अपने रूम में आ गई और अपना कुछ सामान और स्कूल बैग लेकर वापस स्टडी रूम में आ गई। जब दरवाजा खोलने की आवाज से तेज और मानसी ने देखा तो छोटी सी नायरा अपना स्कूल बैग टांगे हुए खड़ी हुई थी। मानसी नायरा के पास आते हुए बोली, अरे नायरा बेटा, आप सोए नहीं अभी तक और स्कूल बैग लेकर यहाँ क्यों आए हो, जाओ बच्चा, सुबह आपको स्कूल जाना है। नायरा मुस्कुराते हुए बोली, नो मम्मा, मुझे सोना नहीं है, मुझे आप लोगों की तरह स्टडी करना है, और वैसे भी मेरा स्कूल 9:00 बजे का है और मैं दोपहर में ऑलरेडी सो गई थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भी आपके साथ पढ़ना है। मानसी ने तेज की तरफ देखा तो तेज नायरा की तरफ देखकर बोला, आओ और हमारे साथ बैठकर अपनी स्टडी कर लो। छोटी सी नायरा अपने पापा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए तेज और मानसी के बीच में सोफे पर बैठ गई और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बैग से बुक्स निकालकर देखने लगी। ऑलरेडी उसका होमवर्क कंप्लीट हो चुका था और स्कूल से उसे जो याद करने के लिए पोयम दी थी उसने वो भी याद कर ली थी, इसलिए अभी उसके पास कोई सा भी काम नहीं था। वो मानसी की तरफ देखकर बोली, मम्मा, मैंने तो अपना होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर लिया और मैं अब क्या करूं। मानसी नायरा को एक इंग्लिश की पोयम देते हुए बोली, आप इसे याद करो, ठीक है। नायरा ने चमकती आंखों से हाँ में सिर हिला दिया और वो चुपचाप उस पोयम को देखने लगी। मानसी भी अपना काम करने लगी। उसे लगा कि नायरा को उसकी जरूरत होगी पढ़ने में, पर नायरा ने उसे एक भी बार नहीं पूछा।
लगभग 10 मिनट बाद नायरा मानसी की तरफ देखकर बोली, मम्मा मुझे पोयम याद हो गई। नायरा की बात सुनकर मानसी थोड़ी हैरान होकर बोली, बच्चा अभी आपको 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और आपने इतनी जल्दी पोयम याद कर लिया और फिर आपने मुझसे पूछा भी नहीं कुछ। नायरा हल्की से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पोयम सच में याद हो गई। उसकी बात सुनकर मानसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या नायरा सच में सच बोल रही थी या फिर वो मजाक कर रही है, क्योंकि नायरा अभी सिर्फ 3 साल की थी। तो क्या नायरा ने इतनी जल्दी इंग्लिश की पोयम को याद कर लिया, वो भी बिना किसी मदद के, और ये बात उसे थोड़ी हैरानी में डाल रही थी। तेज मानसी के चेहरे पर है हैरानियत देखकर बोला, डोंट वरी, नायरा को इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए उसने पोयम को याद कर लिया। तेज की बात सुनकर मानसी ने एक गहरी सांस ली और उस पोयम को सुनने लगी। नायरा ने पूरी पोयम उसे सुना दी, जिसकी वजह से मानसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो के माथे पर किस करते हुए बोली, वाओ ग्रेट नायरा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मानसी की बात सुनकर नायरा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मम्मा। मानसी नायरा का चेहरा पकड़कर बोली, अच्छा अब तो सो जाओ बच्चा, अब तो आपने एक एक्स्ट्रा पोएम को याद कर लिया है जो बाकी सारे बच्चों ने तो याद भी नहीं की होगी, अब आपको सोने जाना चाहिए। नायरा जिद करते हुए बोली, अरे नहीं, मुझे अभी और स्टडी करना है, जब आप लोग सो गए तब मैं आप लोगों के साथ ही सोऊंगी। नायरा की तरफ देखकर तेज बोला, नायरा जिद मत करो, सुबह स्कूल जाना है तुम्हें। नायरा उदास होते हुए बोली, पर मुझे अकेले नहीं सोना। तेज मानसी की तरफ देखकर बोला, नायरा को लेकर बेडरूम में चलो, मैं कुछ देर बाद आ रहा हूँ। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और नायरा को लेकर अपने बेडरूम में आ गई। उसे नायरा को बेड पर लिटाया और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए खुद भी उसके पास लेट गई। लगभग 1:30 बजे के आसपास तेज अपने बेडरूम में आया। बेडरूम में अभी माध्यम से रोशनी चल रही थी। उसने अभी बेड पर सोई हुई मानसी और नायरा को देखा, जो कि एक दूसरे के गले लगकर आराम से सो रही थी। दोनों बिल्कुल माँ बेटी लग रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि मानसी नायरा की सगी मामा नहीं है। तेज वहां से बाथरूम में चला गया और चेंज कर वो भी नायरा के दूसरी तरफ लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी और वो बार बार मानसी को देख रहा था। हर खाकर उसने पिलो को अच्छे से सेट किया ताकि नायरा बेड से नीचे ना गिरे और वो मानसी के पास जाकर लेट गया। उसने मानसी को अपनी तरफ कर लिया, जिससे मानसी नायरा को समझकर तेज के गले लगकर सो गई और ये देखकर तेज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो भी आंखें बंद कर कुछ देर बाद सो गया। ओबरॉय पैलेस, अभिमन्यु का बेडरूम। फोन कॉल की वजह से अविका की नींद खुली। अविका ने जब कॉल को उठाया तो कॉल वीडियो कॉल था। अविका के आंखों में अभी भी नींद थी। उसने फोन में मौजूद इंसान को देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई। अभी वीडियो कॉल पर अभिमन्यु था। वो अविका की तरफ देखकर बोला, तुम अभी तक सो रही हो, उठ जाओ, ऑलरेडी 7:00 बज चुके हैं, तुम्हें कॉलेज भी जाना है और अनाया ने मुझे बताया कि रात तुमने डिनर भी नहीं किया। अविका अपने आंखों को मसलते हुए बोली, वो एक्चुअली मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे रूम में अनाया मुझे डिनर के लिए बुलाने आई थी। आपके कॉल की वजह से मेरी नींद खुली है। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, ओ कि तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद फास्ट करके वैभव के साथ कॉलेज चली जाना। अविका ने हाँ में सिर हिलाया तो अभिमन्यु ने कॉल को काट दिया। अविका भी वहां से बाथरूम में चली गई और फ्रेश होने लगी। लगभग 10 मिनट के बाद वो चेंजिंग रूम में गई और चेंज कर अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। बाल सूख जाने के बाद उसने हल्का सा मेकअप किया और वो रूम पर बाहर आ गई। जब वो लिविंग एरिया की तरफ आई तो उसने देखा सोफे पर अभी ममता ओबरॉय बैठी हुई थी और वो अभी चाय पी रही थी। उनके साथ में ही पायल ओबरॉय बैठी हुई थी। अविका ने दोनों के पैर छुए और वो उन्हीं के पास में जाकर बैठ गई। पायल उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे लगता है रात तुम काफी ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए डिनर करने में भी नीचे नहीं आई। अविका सिर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी माँ, वो मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब अनाया मुझे रूम में बुलाने डिनर के लिए आई थी। अनाया वहां आते हुए बोली, अरे भाभी आप भी ना, इसमें सॉरी वाली कौन सी बात आ गई, चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे भी आपको भी कॉलेज जाना है और मुझे भी। अविका उसकी तरफ देखकर बोली, क्या मतलब है कि आपको भी कॉलेज जाना है? जहां तक मैंने सुना है आप तो यहाँ पर पढ़ती ही नहीं हो। अनाया अविका के गले में अपना हाथ डालते हुए बोली, अच्छा यार, आपको पता है भाभी, मैंने अपना ट्रांसफर आपके कॉलेज में करवा लिया है, अब मैं, आप, तनुजा और मानसी भाभी पूरे कॉलेज में धमाल करेंगे। उसकी बात सुनकर अविका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो सारे लोग वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। विक्रम जी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, इसलिए डाइनिंग टेबल पर अभी विक्रम और अभिमन्यु को छोड़कर सब मौजूद थे। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वैभव बोला, आप दोनों जल्दी से अपने अपने रूम में जाकर अपने कॉलेज का सामान लेकर आओ, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। अविका और अनाया ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों अपने अपने रूम में अपना अपना सामान लेने चली गई। कॉलेज का बैग लाने के बाद वो लोग ओबरॉय पैलेस के बाहर आ गई, जहां वैभव पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहा था। दोनों वैभव की कार में बैठ गई और वैभव के साथ कार कॉलेज के लिए निकल गई। जैसे ही वैभव की कार पैलेस के बाहर निकली,
वही पैलेस से कम 20 कदम की दूरी पर एक कार खड़ी हुई थी और उस कार के अंदर बैठा हुआ एक इंसान अपने कॉल पर बोला, लेडी बॉस आज वो लड़की अकेली नहीं जा रही है अपने कॉलेज, उसके साथ वैभव ओबरॉय भी जा रहा है। फोन की दूसरी तरफ से लेडी बॉस की आवाज आए, ओके जब वो लड़की अकेले हो तो उसे किडनैप कर लो और हाँ उसका पीछा करते रहो, लेकिन बहुत ही ध्यान से ताकि किसी को भी भनक न लग जाए। अपनी लेडी बॉस की बात सुनकर उस इंसान ने यस बॉस कहकर कॉल काट दिया और कार को वैभव के कार के पीछे लगा दिया। अब आगे कुछ देर बाद 3 कार एक साथ कॉलेज के सामने आकर रुकी। वैभव की कार से अविका और अनाया उतरी तो उनकी नज़र सामने खड़ी 2 कारों पर गई, जिसमें से एक में तनुजा मुखर्जी बाहर आई। तनुजा ने जब अविका और अनाया को देखा तो वो उन दोनों के पास आ गई। वही देवांश जो कि तनुजा को कॉलेज छोड़ने आया था वो वहां से चला गया, क्योंकि कुछ देर बाद उसकी भी बिजनेस मीटिंग थी और वैभव भी अपने ऑफिस चला गया। वो तीनों जब कॉलेज के अंदर जाने को हुई कि अचानक उस तीनों की नज़र तीसरे कार पर पड़ी। कार को देखकर तीनों समझ गई कि ये कार प्राइम मिनिस्टर की कार है, इसलिए वो तीनों वहीं रुक गई। वही कार के अंदर मानसी बैठी हुई थी। वो तेज की तरफ देखकर बोली, अब मुझे जाने भी दीजिए, आपने अचानक मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया। तेज जिसने अभी मानसी का हाथ पकड़ा हुआ था वो मानसी के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, अब जाओ। मानसी उसके इस रिएक्शन की वजह से थोड़ी हैरान हो गई। वो अपने मन में बोली, क्या तेज ने अभी सिर्फ उसका हाथ इसलिए पकड़ा था ताकि उसे उसके माथे पर किस करना था, पर तेज की किस करने की वजह से मानसी का चेहरा लाल हो गया था। उसने जल्दी से अपना बैग लिया और वो कार से नीचे उतर गई और बाकी सारे लोगों के पास आ गई। वहीं तेज की कार भी वहां से चली गई। अविका ने जब मानसी के चेहरे को देखा तो उसने तनुजा को इशारा किया। तनुजा उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, बड़ी गुलाबी गुलाबी हो रही हो। मानसी हड़बड़ाते हुए बोली, अब यही खड़े रहने का इरादा है या फिर कॉलेज में चलोगी। चारों लड़कियों कॉलेज के अंदर जाने लगी। कॉलेज में मौजूद सारे लोग अभी बड़े ध्यान से उन चारों लड़कियों को देख रहे थे, क्योंकि चारों ही लड़कियां बहुत ही ज्यादा मॉडल तरीके से कॉलेज के अंदर आई थी। कॉलेज में मौजूद लड़के चारों को देखकर आहे भर रहे थे, क्योंकि चारों देखने में ही बला की खूबसूरत लग रही थी। लेकिन सबको पता था कि उन चारों लड़कियों का बैकग्राउंड कैसा है, इसलिए किसी ने भी उनकी तरफ जल्दा देखने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी उन चारों की 9-20 की पहली क्लास थी, जिसकी वजह से कॉलेज में अभी भी ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। अविका, तनुजा और मानसी अपनी क्लास में आ गई। वही अनाया बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, इसकी वजह से वो अपने क्लास में चली गई। उसने पहले ही पूरे कॉलेज के बारे में सर्च कर लिया था और वो पहले से ही इस कॉलेज के बारे में जानती थी, क्योंकि वैभव इस कॉलेज का शेयर होल्डर था। हालांकि ये बात अभी तक अविका को भी नहीं पता थी कि उसका देवर इस कॉलेज का शेयर होल्डर है, और ना ही और किसी को पता था कि इस कॉलेज को सबसे बड़ा शेयर होल्डर ओबरॉय परिवार का सबसे छोटा बेटा वैभव ओबरॉय है, क्योंकि कॉलेज के ट्रस्टी और बाकी सारे लोगों के सिवा किसी ने भी कॉलेज के सबसे बड़े शेयर होल्डर को नहीं देखा था। इसलिए अभी तक किसी को नहीं पता था कि वैभव ओबरॉय इस कॉलेज का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। क्लासरूम में एंटर होते ही उनकी नज़र सविता पर पड़ी, जो कि अभी सीट पर बैठकर अपनी बुक्स को पढ़ रही थी। तीनों ही मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। जब सविता ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो वो अविका, तनुजा और मानसी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम लोग आ गए, बैठो, मैंने तुम लोगों के लिए सीट रख ली थी। एक पर मानसी और अविका बैठ गई और दूसरे पर सविता के साथ तनुजा बैठ गई। कुछ देर बाद प्रोफेसर आए, क्लास लेने लगे। एक के बाद एक क्लासेस लेने की वजह से सब लोग आज बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। तीनों लोग वहां से डायरेक्ट होटल नयनतारा आ गए। मानसी और अविका के कहने पर सविता भी उन सब लोगों के साथ होटल नयनतारा आ गई थी। सब लोगों ने लंच किया और कुछ देर तक सबने मिलकर बातें की, जिसकी वजह से कब शाम के 4:00 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। वही होटल के बाहर वही कार आकर रुकी, जो कि अनाया ओबरॉय और अविका का पीछा कर रही थी। कार के अंदर बैठा हुआ आदमी अपने पास में बैठे हुए अपने साथी से बोला, लेडी बॉस ने हमें ये आखिरी मौका दिया है, तो आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम उसे जरूर अपने साथ लेकर जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर सामने वाले इंसान ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में कार ड्राइवर की आवाज आए, अरे यार वो देखो सामने। जब कार ड्राइवर की बात सुनकर उस आदमी और उसके साथी ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वो साथी बोला, भाई जल्दी करो वरना वो फिर से हमारे हाथ से निकल जाएंगी। कार ड्राइवर, साथी और वो आदमी जल्दी से कार से बाहर आ गए और तीनों वहां से डायरेक्ट होटल नयनतारा के पार्किंग एरिया में आ गए, जहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, सिर्फ एक के। वो तीनों उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। वो आदमी जल्दी से बोला, देखो अभी बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से इसे वो दवाई सूंघा दो और इसे लेकर अपनी लेडी बॉस के पास चलो। उस आदमी की बात सुनकर उसका साथी बोला, भाई अभी यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, लेकिन हम इसे बाहर लेकर कैसे जाएंगे, हमें किसी ने देख लिया तो। साथी की बात सुनकर वो आदमी बोला, मुझे इस होटल के बारे में बहुत अच्छे से पता है, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करो। फिलहाल तो इसे किडनैप करो और जल्दी से लेडी बॉस के पास लेकर चलो, वरना अगर कोई और आ गया तो हम अपना काम भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
आदमी की बात सुनकर उस ड्राइवर और उसके साथी ने हाँ में सिर हिलाया और वो तीनों लोग सामने उस लड़की की तरफ जाने लगे जो कि अभी फोन पर बात कर रही थी। उस साथी ने लड़की को बेहोश करने के लिए अपने रुमाल पर कोई अजीब सी दवा को डाला ताकि वो उसे बेहोश कर सकते। वो तीनों उस लड़की से अभी 10 कदम की ही दूरी पर थे। अचानक उस लड़की के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उस लड़की ने अपने फोन कॉल को काट दिया और खुद पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर 4-5 लड़कियां खड़ी हुई थी और ये देखकर वो तीनों आदमी वहीं रुक गए। तीनों अपने कदम वापस लेते लेते अपनी कार में आ गए क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि होटल नयनतारा की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। थोड़ी जान पहचान की वजह से वो तीनों होटल के अंदर आ गए और वो जान पहचान तब हुई थी जब उस आदमी ने होटल के एक बॉडीगार्ड को कुछ रुपए दे दिए थे जिसकी वजह से उस गार्ड ने तीनों को अंदर जाने दिया था। वही वो लड़की बोली तुम लोग यहाँ आ गए, मैं बस अभी वापस ही अंदर आने वाली थी। सामने एक लड़की उसका मजाक बनाते हुए बोली अविका भाभी अब तो आप रहने ही दो भाभी, हमें पता है आप इतनी देर से अभिमन्यु भैया से ही बात कर रही थी तो आपको पता नहीं चला होगा कि कितना टाइम हो गया है, लेकिन हमें पता है कि आपको बात करते करते 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया है। आप बस 15 मिनट का बोल कर आई थी और आपको पता है आप बात करते करते कब पार्किंग एरिया में आ गई, शायद ये आपको पता भी नहीं होगा। अविका अनाया की बात सुनकर अपने आसपास देखने लगी तो सच में उसे पता ही नहीं चला कि वो कब होटल से बाहर पार्किंग एरिया में बात करते करते आ गई। वो ओकवर्ड सी स्माइल करते हुए बोली सॉरी बट मुझे सच में नहीं पता था कि मैं कब यहाँ पर आ गई। सविता बोली अच्छा ठीक है चलो अब बहुत टाइम हो गया है, मेरी माँ मेरे घर पर इंतजार कर रही होगी। उसकी बात सुनकर सारे लोगों ने हाँ में सिर हिलाया और वो सारे लोग होटल के बाहर आ गए। होटल के बाहर पहले से ही 2 कारें खड़ी हुई थी। सविता का घर तनुजा की घर की तरफ पड़ने वाला था इसलिए तनुजा अपने कार में सविता के साथ बैठ गई। उसने पहले ही ड्राइवर को फोन कर होटल नयनतारा में कार को मंगवा लिया था। वही मानसी अविका और अनाया के साथ अविका की कार में बैठने को हुई कि वहां एक और कार आकर रुकी। मानसी ने जब कार को देखा तो वो पहचान गई कि ये कार तेज की है। अनाया उसे छेड़ते हुए बोली ओहो भाभी लो भैया आपको भी लेने आ गए, अब जाओ अब भाई के साथ। मानसी ने अनाया की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा, बस एक स्माइल पास कर दी और वो वहां से तेज की कार में आकर बैठ गई। तेज की कार वहां से चली गई। सारी गाड़ी जाने के बाद जो कार अनाया और अविका का पीछा कर रही थी वो फिर से अनाया की कार का पीछा करने लगी। ड्राइवर जिसकी नज़र हमेशा चौकन्ना रहती थी, उसने जब देखा कि एक कार उनका पीछा कर रही है तो उसे लगा कि ये उसका बहम है, पर उसने अपनी बहम को दूर करने के लिए कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया। हालांकि अनाया और अविका आपस में बातें कर रही थी जिसकी वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक कार उनका पीछा कर रही है। वही ड्राइवर जब देखा कि वो कार अभी भी उनका पीछा कर रही है तो वो सब कुछ समझ गया। उसने गाड़ी का पैटर्न ऑन कर दिया जिसकी वजह से गाड़ी के बीच में ब्लैक कलर का पर्दा गिर गया। उसने तुरंत अभिमन्यु के लिए कॉल कर दिया। कॉल वीडियो कॉल था। वो पीछे कार को दिखाते हुए बोला बॉस ये कार हमारा बहुत टाइम से पीछा कर रही है। अभिमन्यु जब उस कार की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वो हाँ में जवाब देते हुए बोला ओके उस कार का नंबर मुझे सेंड कर दो। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिला दिया और कॉल काट दिया। उसके बाद उसने उस कार का नंबर अभिमन्यु के फोन पर सेंड कर दिया और कार को वहां से लेकर ओबरॉय पैलेस आ गया। अविका और अनाया दोनों पैलेस के अंदर आ गई जहां लिविंग एरिया में अभी पायल और ममता ओबरॉय दादी जी बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। अविका और अनाया दोनों वही उनके पास आकर बैठ गई। पायल उसकी तरफ देखकर बोली घूम ली तुम दोनों तो जाओ और जाकर कुछ देर आराम कर लो, वैसे भी शाम हो चुकी है और रात को हमें यहाँ से बनारस के लिए निकलना है तो जाओ और जाकर आराम कर लो और हाँ पैकिंग भी कर लेना, हमें वहाँ 4 दिन लग जाएंगे। अनाया चौंकते हुए बोली मॉम ये बनारस का प्लान कब बन गया और आप हमें यूँ अचानक इस तरह बता रहे हैं, सुबह बता देना चाहिए था आपको, और ये प्लान किसका है जरा बताना मुझे। पायल अनाया को समझाते हुए बोली बेटा आपको पता है ना कि बनारस में आपकी मामी मामा रहते हैं और कल उनकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो लोग हमें वहाँ बनारस में बुला रहे हैं। सर्दियों का मौसम है तो हम वहाँ घूम भी लेंगे। अविका खुश होते हुए बोली तो क्या मॉम हम सच में वहाँ घूमने जाएंगे? मैंने बहुत सुना है वहाँ के बारे में पर मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ। ममता ओबरॉय मुस्कुराते हुए बोली अरे बेटा काशी बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है, सुकून मिलता है वहाँ पर, और वहाँ इतनी ज्यादा मंदिर है ना कि तुम ऐसा लगेगा जैसे तुम कोई दूसरी दुनिया में आ गई हो। बहुत ही ज्यादा पावन जगह है बनारस, नसीब वाले जाते हैं वहाँ। बनारस अपनी गलियों, गंगा घाट, साड़ी और विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बनारस शायद देश का इकलौता शहर है जहाँ पर्यटक और तीर्थयात्री दोनों का बराबर आना जाना लगा रहता। अनाया मुस्कुराते हुए बोली हाँ अविका भाभी वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, चलो वैसे भी मॉम ने मुझे इतना लेट बताया, मुझे बहुत सारी पैकिंग भी करनी है, कहकर मुंह बनाते हुए वो अविका का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चली गई। अविका भी बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार दिल्ली से बाहर घूमने जा रही थी और वो भी बनारस।
रूम में आकर उसने अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया और पायल के कहने पर 4 दिन की पैकिंग करके उसने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर बनारस घूमने की एक्साइटमेंट साफ साफ दिख रही थी। वो वहां बाथरूम में फ्रेश होने चली गई और कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वापस आ गई। आज वो काफी थक चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि वो कुछ देर के लिए आराम कर ले। वैसे भी बनारस के लिए उन्हें रात में निकलना था। अविका ने 7:30 बजे का अलार्म लगाया था। अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने अलार्म बंद किया और वो कुछ देर के लिए बेड पर ही बैठ गई। उसे जब अपना फोन अनलॉक किया तो अभिमन्यु की इतनी ज्यादा फोन कॉल देखकर वो चौंक गई। अभिमन्यु ने अविका को 17 बार कॉल किया था। अविका ने जल्दी से अभिमन्यु के लिए कॉल वापस किया। उसके एक ही कॉल से अभिमन्यु ने तुरंत कॉल उठा लिया। अविका जल्दी से बोली, सॉरी वो मैं सो रही थी इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाई। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर बोला, ओके मैनेजर अशोक पहले से ही तुम्हारा वेट कर रहा है, तैयार हो जाओ। अविका कंफ्यूजन में बोली, तैयार हो जाओ मतलब मुझे कहाँ जाना है? अभिमन्यु बोला, तुम मेरे पास आ रही हो और इसीलिए अशोक तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है, तैयार हो जाओ। कहकर उसने कॉल काट दिया। अविका को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ नहीं कह सकती थी। उसे जैसे ही पायल के लिए कॉल करने को अपना फोन उठाया, फिर से अभिमन्यु का कॉल आ गया। उसने झुंझलाते हुए फोन उठाया तो अभिमन्यु बोला, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि तुम मेरे पास आ रही हो, इसलिए चुपचाप तैयार हो जाओ। कहकर उसने फिर अविका की कोई बात सुने बिना कॉल काट दिया। अविका के पास अब कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गुस्से में वहां से चेंजिंग रूम में चेंज करने चली गई। उसने ठंड के हिसाब से कपड़ों को पहन लिया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे लिविंग एरिया में आ गई जहां सबके चेहरे पर एक उदासी थी। अनाया उसके पास आते हुए बोली, भाभी ये भाई ने अचानक आपको क्यों बुला लिया? आप हमारे साथ भी तो जा सकती थी ना। 20 मिनट बाद अविका की कार एयरपोर्ट पर पहुंची। अविका ने फोन को एयरप्लेन मोड पर किया और फ्लाइट में बैठ गई। लगभग 1.5 घंटे बाद उसका प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर टेक ओवर हुआ। अविका जब बाहर आई तो उसने देखा ब्लैक कलर की कई कारें एक लाइन में खड़ी हुई थी और उनके पास बॉडीगार्ड बंदूक लिए एक इंसान के पीछे और आगे उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए थे। अविका पहचान गई कि ये अभिमन्यु है। उसने जैसे ही अभिमन्यु को देखा उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसके कदम वहीं रुक गए क्योंकि एयरपोर्ट पर थोड़ी भीड़ थी और सारे लोग अभिमन्यु को ही देख रहे थे। अभिमन्यु ने अभी एक 3-पीस सूट पहना हुआ था, सलीके से बाल, जिसमें वो बेहद स्मार्ट लग रहा था। लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी और इसकी वजह से अविका को थोड़ी जलन भी हो रही थी। वो खुद से ही बोली, यार अविका ये अभिमन्यु ओबरॉय कितना हैंडसम है, मुझे लग रहा है दुनिया की सारी सुंदरता इसी पर आ गई है। तभी मैं सोचूं कि हमारे इंडिया के बाकी लड़कों में इतनी स्मार्टनेस क्यों नहीं बची है, सारी तो इसी ने ले ली है। तभी उसे याद आया कि वो तो अभिमन्यु से गुस्सा है, इसलिए उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए और वो वहां से डायरेक्ट अभिमन्यु के सामने खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने जैसे ही अपनी बीवी को देखा उसकी आंखों में चमक आ गई, पर वो जैसे ही उसको छूने को हुआ कि उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये देखकर अविका को बहुत बुरा लगा पर उसने भी कुछ नहीं है क्योंकि उसने चारों तरफ देखा तो सारे लोग उन्हीं लोगों को देख रहे थे। वो चुपचाप कार में बैठ गई। वही अभिमन्यु भी अविका के बाद कार में जाकर बैठ गया, पर जैसे ही वो गाड़ी में बैठा अविका ने उसे अपने गले से लगा लिया। अचानक हुए इस एक्सीडेंट से अभिमन्यु वही जम गया, उसके हाथ हवा में ही रह गए। अविका उसके कान में बोली, कैसे हो आप? अभिमन्यु वैसे ही बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अविका अचानक उससे अलग हो गई और वो गुस्सा करते हुए बोली, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? मैं कौन सा बीमार हो जाऊंगी? अगर मैं फैमिली के साथ काशी नहीं गई तो वो कुछ और कहने को हुई थी। तभी अभिमन्यु के फोन में फोन आया। अभिमन्यु ने अविका को देखकर अपना फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, बॉस आज आपकी 2 मीटिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उन्हें अटेंड नहीं किया तो आपको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। यहाँ के मैनेजर की बात सुनकर अभिमन्यु शरद आवाज में बोला, नहीं, सारे मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं आज नहीं आ रहा हूँ। वो फोन काटने को हुआ कि अविका बीच में ही बोली, नहीं, मुझे आज आपके ऑफिस में जाना है, मुझे आपका ऑफिस देखना है। अभिमन्यु अविका को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, लेकिन तुम वहाँ क्या करोगी? घर चलो और आराम करना क्योंकि तुम बहुत थक गई होगी। अविका मुंह बनाते हुए बोली, मुझे आपका ऑफिस देखना है, मैं आपकी पत्नी हूँ तो इतना तो हक बनता है मेरा। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया। उसको पता था कि अभी अविका उससे नाराज है, इसलिए उसने अभी अविका से कुछ नहीं कहा और वो कॉल पर मौजूद अपने मैनेजर से बोला, मीटिंग की तैयारी करो, मैं पहुंच रहा हूं। मैनेजर जल्दी से बोला, जी बॉस, कहकर उसने फोन काट दिया। वही अविका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब अभिमन्यु से क्या बात करे, इसलिए वो गाड़ी के बाहर देखने लगी। वही अभिमन्यु ने एक नज़र अविका को देखा और फिर वो भी अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियां ओबरॉय इंडस्ट्री रुकी। ओबरॉय इंडस्ट्री बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और यहाँ ना जाने कितने लोग जॉब करते थे। जब अविका ने बिल्डिंग देखी तो वो बहुत खुश हो गई। हालांकि दिल्ली में भी ओबरॉय इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन वो अभी बहुत खुश थी क्योंकि अभी रात हो चुकी थी, जिसकी वजह से पूरी ओबरॉय इंटरेस्टेड लाइटों में जगमगा रही थी। और ये देखकर अविका की आंखों में एक अजीब सी खुशी थी क्योंकि ये उसके पति को ऑफिस था।
अभिमन्यु ने अविका की तरफ का दरवाजा खुला और अविका कार से बाहर आ गई। अविका जैसे ही कंपनी के अंदर जाने को हुई कि अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से अविका वहीं रुक गई और अपने और अभिमन्यु के हाथ की तरफ देखने लगी। अविका को रुकता हुआ देखकर अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें, तुम रुक क्यों गए, चलो। अभिमन्यु ने अविका का हाथ मजबूती से थाम लिया। हालांकि उसने इतने मजबूती से थामा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि अविका को चोट न लग जाए, और वो दोनों अंदर चले गए। अभिमन्यु उसे अपनी प्राइवेट लिफ्ट से डायरेक्ट अपने ऑफिस में ले आया। वही अविका पूरे ऑफिस को घूम घूम कर देखने लगी और अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, वाह तुम्हारा ऑफिस तो बहुत सुंदर है। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी चेंज करवाना हो तो तुम बता देना, मैं इसे तुरंत चेंज करवा दूंगा। अविका पूरे ऑफिस को देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, जैसा है वैसा ही रहने दो, देखो ना ये कितना सुंदर लग रहा है। तभी उसकी केबिन का डोर लॉक हुआ। अभिमन्यु ने कम इन कहा तो उसका मैनेजर अनूप अंदर आया, लेकिन उसने जैसे ही अविका को देखा वो उसकी तरफ देखकर बोला, हेलो मैम। अविका मुस्कुराती बोली, हेलो कैसे हो अनूप। अनूप जो कि मुंबई की कंपनी का अभिमन्यु का मैनेजर था, वो हैरान होकर बोला, आपको मेरा नाम भी पता है। अविका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वैभव से सुना था कि आप मेरे पति के मैनेजर हो। वही जैसे ही अभिमन्यु ने सुना कि मेरे पति, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अनूप अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, सर सारे लोग आ चुके हैं और मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप कब आओगे। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, आप जाएं, मैं यहाँ आपका इंतजार करती हूँ। अभिमन्यु मैनेजर की तरफ देखकर बोला, अनूप अविका को कोई भी जरूरत हो तो उसे जो चाहिए वो लाकर देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी बात सुनकर अनूप ने हाँ में सिर हिला दिया तो अभिमन्यु अशोक के साथ वहां से चला गया। अनूप डरते हुए अविका से बोला, आपको क्या चाहिए मैम, क्योंकि उसे पता था कि अविका काफी रिच फैमिली से है, तो उसे लगा कि अविका उससे भी घमंड से बात करेगी। हालांकि अभी अविका ने जिस तरह से उससे बात की थी, उसे उसमें घमंड बिल्कुल नहीं लगा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा डर रहा था, क्योंकि ये उसकी लेडी बॉस थी और उसे अभिमन्यु और उसकी लेडी बॉस के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि अनूप और अशोक दोनों सगे भाई थे, जिनकी वजह से दोनों को ही अभिमन्यु की लाइफ के बारे में पता था। अविका सोफे पर बैठ गई और अनूप की तरफ देखकर बोली, तुम भी बैठ जाओ, लेकिन अनूप अपनी जगह से हिला भी नहीं। अविका अनूप की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हैं। अनूप जल्दी से बोला, नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं। अविका बोली, अच्छा चलो ठीक है, तुम अपने बॉस के बारे में बताओ, मुझे तुम्हारे बॉस के बारे में सब कुछ जानना है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉस एक नंबर पर खड़ूस है। तुम्हें पता भी है मैं पूरी फैमिली के साथ आज काशी जाने वाली थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे बॉस को तो दूसरों की खुशियां ही नहीं देखी जाती हैं। कर दिया, मुझे कॉल दे दिया, मुझे हुक्म की नहीं तुम्हें काशी नहीं यहाँ आना है, और बुला लिया मुझे यहाँ। अनूप बहुत हैरान हो गया, जैसा उसने सोचा था कि उसकी लेडी बॉस बहुत घमंडी होगी, पर यहाँ तो बिल्कुल उलट था। अविका तो उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अविका के मुंह से अपने बॉस की इतनी सारी तारीफ सुनकर अनूप को हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और अविका को अभिमन्यु के बारे में सारी बातें बताने लगा, क्योंकि वो भी अशोक की तरह काफी सालों से अभिमन्यु के साथ था। उसने देखा अविका उसकी बात बहुत गंभीरता से सुन रही थी, कभी उसके चेहरे पर मुस्कान, कभी उसके चेहरे में गुस्सा, तो कभी उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। उन्हें बातें करते करते लगभग 1.5 घंटा हो गया था, तो अनूप बोला, मैम आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए डिनर मंगवाता हूँ, वैसे भी डिनर का टाइम हो चुका है। अविका उसे रोकते हुए बोली, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभिमन्यु के साथ डिनर के साथ कर लूंगी। अनूप हैरान होकर बोला, पर उन्हें तो आने में वक्त लगेगा और वो लगभग रात के 2:00 या 2:30 बजे तक आ पाएंगे। निधि हैरान होकर बोली, क्या इतना ज्यादा लेट। अनूप बोला, हाँ मैम, हो जब से यहाँ आए हैं तब से बहुत जल्दी सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, और ऐसे ही रात में 2 या 3:00 बजे तक अपनी मीटिंग को कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है कि वो रात में 10:00 या 11:00 बजे तक डिनर कर पाए। अविका हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है तुम जाओ। अनूप ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से चला गया। वैसे भी अभी उसे और भी काम करने थे, इसलिए अविका ने भी उसे नहीं रोका। अनूप जाते हुए यही सोच रहा था कि उसने इतनी देर अविका से बात करते हुए हो गई, और उसे ये भी पता चल गया कि अविका सब लोगों के कहने के अनुसार घमंडी लड़की नहीं है। वही अभिमन्यु ने लगभग 2 मीटिंग खत्म कर दी थी और इस समय वो तीसरी मीटिंग में व्यस्त था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो इस समय रात के 1:00 बज रहे थे। उसने मीटिंग में बीच में से अविका को मैसेज किया, क्या तुमने डिनर कर लिया। अविका जो अपने फोन पर सोफे पर लेटकर गेम खेल रही थी, जैसे ही उसने अभिमन्यु का मैसेज पढ़ा उसने तुरंत रिप्लाई करके कहा, नहीं मैं आपका इंतजार कर रही हूँ।
अभिमन्यु ने जैसे ही मैसेज पढ़ा वो तुरंत खड़ा हो गया। मीटिंग रूम में जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो गए अभिमन्यु के इस तरह अचानक उठ जाने की वजह से। वो सब अभिमन्यु की तरफ देखने लगे। अभिमन्यु उन सब की तरफ देखकर बोला मीटिंग इज ओवर और वो वहां से बिना कुछ कहे चला गया। सब जानते थे कि अभिमन्यु का गुस्सा कितनी तेज है। वो सबके लिए एक गुरु हार्टलेस बिजनेसमैन था, इसीलिए अभिमन्यु के मीटिंग खत्म करने की वजह से किसी ने भी उससे दोबारा कोई भी सवाल नहीं किया। वही अविका ने जैसे ही देखा कि अभिमन्यु ने आगे कोई रिप्लाई नहीं दिया है तो वो उदास होकर वापस से अपना गेम खेलने लगी। उसने 1-2 घंटे तक अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लोगों से बात की और उसके बाद वो अपना टाइम काटने के लिए फ़ोन में गेम खेलने लगी। पर ठीक 5 मिनट बाद केबिन का डोर खुला और इसलिए अविका अचानक से उठकर बैठ गई। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो वहाँ अभिमन्यु खड़ा था जो कि उसे ही देख रहा था। अविका अभिमन्यु को देखकर हैरानियत से कहा, अरे आप तो मीटिंग में थे ना। अभिमन्यु सोफे में बैठते हुए बोला, तुमने अभी तक डिनर क्यों नहीं किया? अविका ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रही थी, मुझे आपके साथ डिनर करना था। अभिमन्यु ने उसके चेहरे को देखा तो अपना सिर हाँ में हिलाकर उसने डिनर ऑर्डर कर दिया। वो अविका को देखकर बोला, वैसे तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन अब मैं गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको पनिशमेंट दूंगी, क्योंकि मैं आपकी वजह से बाकी सारी फैमिली के साथ काशी घूमने नहीं गई। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, हम तो फिर बताओ क्या पनिशमेंट है मेरी? अविका बोली, मुझे मुंबई घूमना है, यहाँ की फेमस जगह घूमनी है, फिर मैं आपसे गुस्सा नहीं होऊंगी। अभिमन्यु ने हाँ में जवाब दिया तो अविका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद उनका डिनर आ गया। अविका ने जब डिनर देखा तो सारा खाना उसकी पसंद की थी। वो हैरान होकर बोली, आपने अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? अभिमन्यु बोला, क्योंकि मुझे यही सब पसंद है। अविका के दिल में अचानक एक दर्द सा हुआ क्योंकि अभिमन्यु को स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अविका ने अभिमन्यु की तरफ देखा जो खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अविका बोली, रुको। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? अविका उसकी तरफ देखकर बोली, आप अपने लिए कुछ ऑर्डर करो। जैसे ही अभिमन्यु ने उसकी बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान होकर बोला, पर मैं ये खा सकता हूँ? अविका अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से भूखे पेट घर जाऊँ? क्या आप अपनी लिटिल वाइफ को 2 घंटे तक भूखा रखेंगे? क्योंकि यहाँ से घर 2 घंटे दूरी पर है और ये बात मुझे अनूप ने बताई थी कि आपका ऑफिस से घर 2 घंटे की दूरी पर है और मुझे पता है कि आपको स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने जैसे ही अविका की बात सुनी उसके चेहरा जो कि अभी बिना किसी एक्सप्रेशन के था उस पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई क्योंकि अविका खुद को उसकी लिटिल वाइफ बता रही थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो बोला, नहीं मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। उसे जल्दी से अपनी मनपसंद का खाना ऑर्डर किया और फिर दोनों साथ में डिनर करने लगे। दोनों लोगों ने डिनर खत्म कर लिया था। अभिमन्यु ने किसी को मैसेज किया तो एक मेड केबिन की सफाई कर चली गई। अभिमन्यु सोफे पर से उठते हुए अविका से बोला, तुम यही 10 मिनट वेट करो, मेरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, मैं उसे पूरा कर लूँ फिर हम घर चलेंगे। अविका ने हाँ में सिर हिलाया पर उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में नींद साफ साफ दिख रही थी, इसलिए वो सोफे पर सिर रखकर आंखें बंद कर बैठ गई। 10 मिनट बाद अभिमन्यु जब देखा तो अविका सो चुकी थी, इसलिए उसने अपना काम छोड़ा जो कि आप कंप्लीट हो चुका था और अविका के पास आ गया। उसने एक नज़र उसे देखा और अपनी गोद में उसे उठा लिया और उसे लेकर कंपनी के बाहर आ गया। बाहर सारी गाड़ियां लाइन वाइज लाइन खड़ी हुई थी और बॉडीगार्ड वहां अपनी ड्यूटी पर खड़े हुए थे। जैसे ही अभिमन्यु वहां आया सारे बॉडीगार्ड्स ने उसे सल्यूट करने लगे। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया तो एक बॉडीगार्ड ने जाकर कार का दरवाजा खोल दिया। अभिमन्यु अविका को लेकर कार में बैठ गया। सारी कारें वहां से अभिमन्यु के घर की तरफ रवाना हो गई और कुछ देर बाद वो कारें मुंबई के सबसे आलीशान बंगलों के सामने रुकी। ये अभिमन्यु का घर था जहां वो रहता था। वो बहुत ही कम फैमिली के साथ रहता था, उसे बहुत ही कम टाइम में अपनी फैमिली के साथ बताया होगा। वो ज्यादातर यही इसी विला में रहता था या फिर दिल्ली के अपने प्राइवेट विला में रहता था जो उसका खुद का था। उसने अविका को अपनी गोद में उठाया और उसे सबसे टॉप फ्लोर पर लेकर आ गया जहाँ उसका बेडरूम था। यहाँ की डिज़ाइन उसने खुद डिज़ाइन करवाई थी। उसने अविका को बेड पर लेटा दिया और उसे बैंक ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसने लाइट को डिम किया और वहां से बालकनी में आ गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और अशोक के लिए कॉल किया। अशोक जो कि अभी भी ऑफिस में अनूप के साथ काम कर रहा था, उसने जैसे ही देखा कि उसके बॉस का कॉल आ रहा है तो वो कॉल उठाते हुए बोला, जी बॉस। अभिमन्यु बोला, अविका की सिक्योरिटी टाइट कर दो, घर में परिंदा भी पर नहीं मरना चाहिए। जहां जहां मैं कल जा रहा हूं अविका को लेकर उस जगह की भी सिक्योरिटी टाइट कर दो और वहां अपने बॉडीगार्ड लगा दो। कुछ बॉडीगार्ड सिविल कपड़े में भी होने चाहिए ताकि अविका को ऑकवर्ड ना लगे। अशोक ने हाँ में जवाब दे दिया तो अभिमन्यु ने कॉल काट दिया और बेडरूम में वापस आ गया। उसने अपने कपड़े चेंज किए और खुद अविका के पास आकर लेट गया। उसने अविका को अपने पास अपनी बाहों में भर लिया। 3 दिन लगातार वो काम कर रहा था। इन 3 दिनों में वो सिर्फ एक दिन में 3 घंटे ही सो पाया होगा और फाइनली आज वो अविका
को खुद के पास पाकर सुकून महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई और वो भी सो गया। सुबह के समय जब अविका ने अपनी आंखों को खोला तो उसने खुद को एक रूम में पाया। रूम देखने में बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लग रहा था। वो समझ गई कि वो अभी अभिमन्यु के बेडरूम में है। वो उठकर बैठ गई। अभी रूम में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। वो उठी और उसने अपनी स्लीपर को पहना और वो वहां से बालकनी में आ गई। जब उसने बाहर का नजारा देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वहां से बाहर का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ठंड की वजह से हल्का हल्का कोहरा था और कोहरे में एक तरफ गार्डन और दूसरी तरफ जंगल का दिख रहा था, जिसकी वजह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एहसास हो रहा था। अविका का चेहरा ठंडा ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि उसके चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। हालांकि उसने अभी गर्म कपड़े पहने हुए थे, पर अभी जस्ट सोकर आई हुई थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ी ज्यादा ही ठंड लगने लगी। इसलिए वो जैसे ही बालकनी से रूम में जाने को हुई कि अचानक किसी से टकरा गई और उसके नाक में चोट लग गई। वो अपनी नाक को सहलाते हुए अपना सिर उठाकर सामने देखने लगी तो सामने अभिमन्यु था। अविका उसे देखकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग किया। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाकर उसके नाक से हाथ हटाकर उसकी नाक पर अपना हाथ रखकर कहा, जल्दा जोर से लग गई क्या? अविका ने ना में सिर हिला दिया तो अभिमन्यु उसे रूम में ले जाते हुए बोला, अभी उठी हो और जस्ट अभी ही रूम से बाहर बालकनी में आ गई, तबीयत खराब हो जाएगी, अंदर चलो कहकर उसने अविका को अपनी गोद में उठा लिया और रूम के अंदर लेकर आ गया। अविका उसकी तरफ देखकर थोड़ी सी चढ़ते हुए बोली, आप हर बार मुझे बच्चे की तरह अपनी गोद में क्यों उठा लेते हो? मैं आपकी बीवी हूँ, बच्ची नहीं। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ पता है कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी बच्ची नहीं। वो तो हमारे बच्चे होंगे ना। फिलहाल तो मुझे तुम्हें अपनी गोद में उठाना अच्छा लगता है, इसलिए उठा लेता हूँ, और वैसे भी तुम इतनी हल्की हो। अविका अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या मतलब है कि मैं इतनी हल्की हूँ? मुझ में बहुत वजन है, समझे आप? तो इस तरह से आप मेरा मजाक नहीं बना सकते। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, अच्छा तो जरा बताना, अगर तुम्हारे भोजन में से 50 किलो वजन घटा दूं तो कितना बचेगा? अभिमन्यु की बात सुनकर अविका हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, ये कैसा सवाल है? अभिमन्यु बोला, पता है मुझे, तुम्हारे शरीर से अगर 50 किलो वजन भी कम कर दिया ना तो 1 या 2 किलो ही बचेगा तुमने, वरना मुझे लगता है वो भी नहीं बचेगा। कहकर उसने उसे बाथरूम में छोड़ दिया और अविका मुंह बनाते हो बोली, हो हमेशा अपनी चलाते रहते हो। कहकर वो बाथरूम का डोर का लॉक कर अंदर फ्रेश होने चली गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने अपना फोन निकाला तो देखा और उसके मैनेजर अशोक का कॉल था। उसने अपना फोन उठाया और वो कॉल उठाकर बालकनी में आ गया। उधर से अशोक की आवाज आई, बॉस एक गाड़ी बुलाकर बाहर पूरी रात से खड़ी हुई है और वो अभी भी खड़ी हुई है। हमें लगता है ये वही लोग हैं जो मैम की किडनैपिंग करना चाहते हैं, तो आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें वही मार दे या फिर उनके बॉस के बारे में पता करें? अभिमन्यु के चेहरे पर एक शिकन आ गई। वो अपनी भारी और कड़क आवाज में बोला, नहीं तुम उन्हें पकड़ना नहीं और उन्हें शक भी नहीं होना चाहिए कि हमारी नज़र अब उन पर है। और हाँ, अगर तुम उन्हें पकड़ भी लोगे तब भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो मरना पसंद करेंगे लेकिन अपने बॉस के वफादार रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी तुम्हें अपने बॉस के बारे में बता देंगे, और फिर चाहे इसके पीछे किसी का भी हाथ क्यों ना हो, लेकिन उसकी नज़र मेरी वाइफ पर है और मैं उसे जान से मारने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचूंगा। इसलिए तुम बस उन पर अपनी नज़र बनाए रखो। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ जाओ और वो वही वही जाएंगे जहाँ अविका जाएंगी। फिलहाल अविका अभी मेरे पास है और इसलिए वह भी वही जाएगी जहाँ मैं चाहूँगा। जैसा जैसा मैंने कहा है तुम वैसा वैसा करना। कहकर उसने कुछ और बातें उससे कहीं और कॉल काट दिया। वो वहाँ से वापस रूम में आ गया और एक नज़र बाथरूम की तरफ देखकर वहाँ से नीचे आ गया। वही अविका कुछ देर बाद जब बाथरूम में से बाहर आई तो उसने देखा अभी रूम में अभिमन्यु नहीं है, और ये देखकर उसने एक गहरी सांस ली। उससे सबसे पहले अपने रूम का दरवाजा लॉक कर दिया और खुद से ही बोली, मुझे पता है ये कभी भी कहीं भी टपक सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें कोई भी मौका नहीं दे सकती। कहकर वो वहां से चेंजिंग रूम में चली गई। हॉट वाटर की वजह से उसका पूरा चेहरा गुलाबी गुलाबी हो गया था, जिसकी वजह से वो भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो जब चेंजिंग रूम में आई तो उसने देखा कि यहाँ का भी चेंजिंग रूम बिल्कुल वैसा ही कपड़ों से भरा पड़ा हुआ था जैसे कि ओबरॉय पैलेस। उसके लिए कई प्रकार के कपड़े थे। फर्क बस इतना था कि ये चेंजिंग रूम ओबरॉय पेरिस के चेंजिंग रूम से थोड़ा बड़ा था। अविका ने अपने लिए गर्म कपड़ों को निकाला और वो उन्हें पहनकर तैयार होकर नीचे आ गई। वहीं अभिमन्यु ने अपनी नज़र उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो वो एक पल को अविका को देखता ही रह गया, क्योंकि अविका ने अभी गर्म लोवर और उसी से मैचिंग का पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और उस पर कार्टून बने हुए थे।
अविका के बाल गीले थे, इसकी वजह से उसने अपने बालों को हेयर डोर से सूखा लिया था और ऐसे ही खुले छोड़ दिया था। उसका चेहरा वैसे ही गुलाबी पड़ चुका था। नहाने की वजह से उसने अपने होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी और आंखों में काजल लगाकर बालों के बीच में सिंदूर भर लिया था, पर उसने अपने माथे पर बिंदी नहीं लगाई थी। पर फिर भी अविका अभी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। हालांकि बालों में सिंदूर लगने की वजह से अब वो एक मैरिड गर्ल लग रही थी। अगर उसके बालों में सिंदूर नहीं लगा होता तो वो अभी एक 16 या 17 साल की प्यारी सी क्यूट सी बेबी डॉल लगती। हालांकि अभी भी वो किसी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन मांग में सिंदूर भरे होने के कारण अब वो थोड़ी मैच्योर लग रही थी। अभिमन्यु की आंखें अचानक छोटी हो गई। वो तुरंत अविका के पास गया। उसने बिना कुछ कहे अविका को फिर से अपनी गोद में उठा लिया, जिससे अविका फिर से चढ़ते हुए बोली, अब आपको क्या हुआ और आपने मुझे फिर से गोद में क्यों उठा लिया? अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, इतनी ठंड में तुम्हारे पैरों में स्लीपर क्यों नहीं है? अविका ने जब ये देखा तो वो थोड़ी सी शांत हो गई, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में अपने पैरों में स्लीपर डालना तो भूल ही गई थी। इसलिए वो अभिमन्यु की तरफ देखकर अपना चेहरा उदास करते हुए बोली, ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। अभिमन्यु चलो मेरे साथ, कहकर वो उसे लेकर डाइनिंग हॉल में लेकर आ गया। उसने उसे चेयर पर बैठा था और एक मेड की तरफ इशारा कर दिया, जिससे वो मेड वहां से अविका की स्लीपर लेने चली गई। एक मेड ने अभिमन्यु और अविका दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया और दोनों अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। विला के बाहर कुछ ही दूरी पर एक कार में 3 इंसान बैठे हुए थे और ये वही इंसान थे जो अविका को किडनैप करने के लिए उस होटल में आए थे। वो आदमी अपने साथी से बोला, यार पूरी रात हो गई, हमें यहाँ कार में बैठे कब तक उसका इंतजार करेंगे? क्यों हम थोड़ा और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेना चाहिए, ताकि हमें आसानी हो जाएगी कि ये जाने में कि कब वो लड़की अपनी विला से बाहर निकलेगी तो हमें पता चल जाएगा। और फिर आज तो हमें किसी भी हालत में उस लड़की को किडनैप ही करना होगा, वरना आज हमारी मौत पक्की है, क्योंकि लेडी बॉस बहुत गुस्से में है और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी मरूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ड्राइवर मुंह बनाते हुए बोला, हाँ बॉस, कह तो आप ऐसे रहे हो जैसे हमारे बीवी बच्चे हैं ही नहीं। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए साथ ही बोला, हाँ सही कह रहा है ये, और वैसे भी वो लड़की आज जैसे ही कहीं बाहर जाएगी, आज हम उसे किसी न किसी तरीके से किडनैप जरूर कर लेंगे। ब्रेकफास्ट के दौरान अभिमन्यु ने अविका की तरफ देखकर कहा, कुछ देर बाद तैयार हो जाना, मैं मैसेज कर दूंगा तो तुम विला के बाहर आ जाना, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। अविका ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी उसे चाहे काशी घूमना था या फिर यहाँ, उसे तो बस घूमना था, लेकिन उसे काशी जाने का बहुत मन था। पर अब क्या ही कर सकते हैं जब अचानक अभिमन्यु ने उसे यहाँ बुला लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभिमन्यु अपनी स्टडी रूम में कुछ मीटिंग अटेंड करने चला गया और वही अविका अपने रूम में आकर तैयार होने लगी। उसने खुद को अच्छे से तैयार कर लिया। उसने जीन्स और शर्ट पहनी थी, शर्ट के ऊपर उसने एक लोग कोट पहन लिया था और उसने बूट पहने थे जिसमें अविका बेहद ही क्यूट लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था और उसने अपने बालों को इस तरह बांधा था कि उसके मान का सिंदूर अब दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो अभी बहुत ही क्यूट गर्ल लग रही थी। वो वहीं बैठकर अपना फोन चलाने लगी। लगभग 15 मिनट के बाद अभिमन्यु का मैसेज आया तो वो विला के बाहर आ गई। अभिमन्यु नीचे कार से टिककर खड़ा हुआ था। उसने जब सामने अविका को देखा तो उसे देखता ही रह गया, तो वो उसके पास आते हुए बोला, तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल तो हो ना, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही है। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका बोली, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे इसमें ठंड नहीं लग रही है। अब क्या मुझे ब्लैंकेट ओढ़कर बाहर जाना चाहिए? उसकी बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन पर 1% का भी असर नहीं हुआ और वो अविका को देखने लगा, जिसका चेहरा ठंड की वजह से गुलाबी पड़ गया था। उसने उसके हाथ को पकड़ा तो उसके हाथ भी ठंडे थे। वो तुरंत उसे लेकर कार में बैठ गया और कार में गर्म हीटर उसने चालू करवा दिया और वो अविका के हाथ को अपने हाथ में लेकर गर्म करने लगा। वही अभिमन्यु को खुद इतनी केयर करते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिससे देखकर अभिमन्यु ने अविका को अपने पास खींच लिया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। ये देखकर अविका थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वो जब अभिमन्यु की गोद में से उठने को हुई कि अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, कोई जरूरत नहीं उतरने की, चुपचाप बैठो। अविका उसकी तरफ देखकर परेशान होते हुए बोली, लेकिन आपका ड्राइव और मैनेजर, कहकर वो चुप हो गई। अविका की हिचकिचाहट अभिमन्यु समझ चुका था, इसलिए उसने गाड़ी के बीच का पैटर्न ऑन कर दिया, जिससे गाड़ी 2 हिस्से में हो गई। और ये देखकर अविका ने एक चैन की सांस ली और वो अभिमन्यु की गोद में कंफर्टेबल होकर बैठ गई। और ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु अविका के सिर पर हाथ फैलाते हुए बोला, अच्छे से शॉपिंग करना, ठीक है, और हाँ मेरे साथ ही रहना, कहीं भी अकेले जाने की जरूरत नहीं है। अविका ने उसकी आंखों में देखकर हाँ में जवाब दे दिया और अपने सिर को फिर से उसकी चेस्ट पर रख दिया। कुछ देर के बाद उनकी कार मॉल के पास में आकर रुकी। ये मॉल मुंबई का सबसे फेमस मॉल था। पूरी मॉल की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट कर दी थी। अविका ने जब मॉल के अंदर देखा तो वहाँ बहुत ही कम लोग थे, शायद वो उस मॉल की ही सेल्स गर्ल्स और बॉयज लग रहे थे।
अविका ये देखकर अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, ये मॉल इतना खाली क्यों है? अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, अब आराम से तुम यहाँ पर शॉपिंग कर सकती हो। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका उदास होते हुए बोली, ये गलत बात है, मुझे सबके साथ शॉपिंग करनी थी, अकेले में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अभिमन्यु बोला, तो मैं हूं ना, तुम शॉपिंग कर सकती हो। अविका ने आगे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो अभिमन्यु की बात सुनकर जान चुकी थी कि अभिमन्यु को जो करना है वो वही करेगा जो उसका मन होगा, इसलिए वो भी बेमन से शॉपिंग करने लगी। पर जैसे जैसे वहां के कपड़े और चीजों को देख रही थी उसकी आंखों में अचानक से चमक आ रही थी। अविका को हमेशा दो ही चीजों से बहुत ही ज्यादा लगाव था, या तो उसे कपड़ों का बहुत शौक था या फिर उसे पढ़ाई का। हाँ, अविका को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए तो वो इतनी मेहनत से डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही थी। इसलिए तो उसने नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया था और उसने एमबीबीएस का एग्जाम भी क्लियर कर दिया था और 3 सालों के बाद वो एमबीबीएस की डॉक्टर बन जाएगी। ये खुशी उसे हर बार ये सोचकर होती थी कि हाँ, ये उसके मेहनत का फल है। और उसको कपड़ों का बहुत शौक था, हालांकि उसे ये चमक धमक वाले कपड़े पसंद नहीं थे, उसे ब्रांडेड और सिंपल कपड़े पसंद थे, इसलिए वो अभी शौक से कपड़ों को खरीदने लगी। वही अभिमन्यु भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर समझ चुका है कि अब अविका खुश है, इसलिए उसने अशोक को मैसेज किया। उधर से कुछ देर बाद एक रिप्लाई आया, जिसे देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल आ गई। शायद ये स्माइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और ये स्माइल जरूर किसी के साथ बुरा करने वाली थी। अब ये बता पाना मुश्किल था कि ये स्माइल किसकी जिंदगी में तबाही मचाने वाली थी। अभिमन्यु ने नजर अपने आसपास देखा, उसकी आंखों में अचानक शैतानी से चमक आ गई, चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट, आंखों में शैतानी चमक, ये बताने के लिए काफी थी कि आज अभिमन्यु के हाथों से किसी की जान जाने वाली है। अभिमन्यु ने अपनी पैंट की जेब में से एक लॉकेट को निकाला और अविका के गले में पहनाने लगा। अपने गले में अचानक कुछ महसूस कर अविका ने अपने गले में देखा तो उसके गले में लॉकेट था। लॉकेट को देखकर अविका चौंकते हुए बोली, ये मेरा है। अभिमन्यु उसके गले में लॉकेट पहनाते हुए बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। अविका मुस्कुराते हुए बोली, वाह, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि लॉकेट वाकई में बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा महंगा था। और ये बात अविका बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ, अभिमन्यु चलो उसके लिए कुछ गिफ्ट तो लेकर आया। अभिमन्यु झुककर अविका के कान में बोला, वैसे हमारी सुहागरात तो हुई नहीं है, लेकिन हाँ, ये वही गिफ्ट है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी पहली रात में देता है। ये बात सुनकर अविका के चेहरा लाल पड़ गया और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अभिमन्यु की आंखों से भी आंखें मिला पाए। वही अभिमन्यु उसे इस तरह शर्माने से मुस्कुराते हुए बोला, तुम शॉपिंग करो, मैं यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर आता हूँ। अविका हैरान होकर बोली, यहाँ पर भी मीटिंग? मतलब आपने जानबूझकर इस मॉल को चुना था ना, ताकि आप अपनी मीटिंग भी कंप्लीट कर ले, हैं ना? अभिमन्यु बोला, अरे नहीं, मुझे बस कुछ देर के लिए मीटिंग अटेंड करना है, फिर मैं तुम्हारे साथ ही शॉपिंग करूंगा पूरे दिन। ओके? अविका मुंह बनाते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है पूरे दिन शॉपिंग करने का, मुझे घूमना था, पर आपको हर जगह काम चाहिए। अभिमन्यु उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मैं सिर्फ 30 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, तब तक तुम आराम से अपनी शॉपिंग करो। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका ने हाँ में सिर हिला दिया और वो सर्व्स गर्ल्स के साथ वहां से दूसरी तरफ चली गई। दिल्ली अवस्थी इंडस्ट्री में अवस्थी इंडस्ट्री के सामने अभी तनुजा खड़ी हुई थी। तनुजा ने टाइम देखा तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे थे। दरअसल अविका के कॉलेज न आने की वजह से उन लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लास अटेंड करने के बाद और कोई सी क्लास अटेंड नहीं की थी और वो सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे, शिवाय तनुजा, क्योंकि तनुजा को कॉलेज से निकलते हैं देवांश का मैसेज आ गया था कि वो उसकी कंपनी आ जाए। हालांकि तनुजा ने मना भी किया था, पर देवांश के कहने की वजह से तनुजा ने हाँ कर दिया और वो अभी देवांश की कंपनी के सामने खड़ी हुई थी। बॉडीगार्ड ने जब तनुजा को देखा तो वो तनुजा के पास आते हुए बोले, जी कहिए मिस, आप यहाँ किसी से मिलना है? तनुजा बोली, मुझे देवांश से मिला है, अपने बॉस का नाम। तनुजा के मुंह से सुनकर वो गार्ड्स थोड़ी हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ मौजूद हर कोई देवांश को बॉस कहता था। ये पहली ऐसी लड़की थी जो देवांश को बॉस की जगह उसका नाम लेकर बुला रही थी। गार्ड्स कुछ और कहना को हुए, अचानक पीछे से देवांश के पिए की आवाज आई, जो कि पीछे से आते हुए बोला, आने दो मैडम को। जब आवाज उन दोनों गार्ड्स ने सुनी तो वो दोनों पीछे खड़े इंसान को देखकर चौंक गए और तुरंत तनुजा का रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ खड़े हो गए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि तनुजा कोई मामूली लड़की नहीं है, वो उनके बॉस के बहुत ही करीबी हैं। अब आगे तनुजा वहां से पा के साथ देवांश के केबिन के पास आ गई। उसने देखा केबिन के दरवाजे पर लिखा हुआ था, कैबिन ऑफ द सीईओ ऑफ अवस्थी इंडस्ट्रीज। पीए तनुजा की तरफ देखकर बोला, मैम अब आप अंदर जाए, मुझे कुछ जरूरी काम है, सो एक्सक्यूज मी कहकर वो वहां से चला गया। तनुजा उससे कुछ कहने को हुई, पर वो केबिन के अंदर आ गई। जब वो केबिन के अंदर आए, अचानक उसे किसी ने अपनी गोद में उठा लिया। तनुजा हड़बड़ाते हुए बोली, देवांश मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी।
देवांश उसे गोद में उठाकर सोफे पर लेकर आ गया और अपनी गोद में उसे बैठाते हुए बोला, जब तुम मेरी बाहों में होगी तो मेरी जान, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तनुजा को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि अभी उन दोनों के रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मैं सोफे पर बैठा जाऊं क्या? देवांश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्यों, मेरी गोद में बैठने तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तनुजा जल्दी से बोली, नहीं वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो तनुजा कुछ और कहने को हुई कि देवांश ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया और अपनी तरफ कर कर कहा, तनुजा मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड हो। फर्स्ट गर्लफ्रेंड यानी कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं आई थी। हाँ, फ्रेंड तो बहुत थी, बस नॉर्मल कभी कभी उनसे बात हो जाती थी, लेकिन नॉर्मली मुझे बहुत लड़कियों ने प्रपोज किया, पर मैंने किसी भी लड़की का प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं आई थी। और जानती हो, तुम मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ देखा था सबसे पहले? तनुजा भी देवांश की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने मासूम सी आंखों को बार बार झपकाया तो देवांश चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि तनुजा अभी बहुत ही क्यूट लग रही थी। देवांश उसके माथे पर किस करते हुए बोला, तो गेस्ट करो कि मैंने तुम्हें सबसे पहले कहाँ देखा? तनुजा अपना चेहरे का पाउट बनाते हुए बोली, मैंने तो सबसे पहले आपको सितारा शॉप पर देखा था। देवांश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने तुम्हें सबसे पहले देखा था जब तुम अपनी 12th की लास्ट एग्जाम देकर अपने फ्रेंडों के साथ होटल में पार्टी करने गई थी, तब मैंने तुम्हें होटल में पहली बार देखा था और तब से तुम मुझे पसंद आ गई थी। जानते हो, मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी निकाली थी, तब मुझे पता चला था कि तुम्हारा पूरा नाम तनुजा मुखर्जी है और अविका भाभी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। तब मुझे पता चला कि अभिमन्यु की अविका भाभी से शादी होने वाली है और इसीलिए मैं जानबूझकर सितारा शॉप पर जाता था अपना काम करने, लेकिन काम तो एक बहाना था क्योंकि मुझे तुम्हें वहां देखना था। जानती हो, तुम्हारे घर से सितारा शॉप पास में ही थी और फिर मेरे को देखने के लिए तुम सितारा जॉब में जॉब करने लगी। पता है, उस दिन मुझे तुम पर बहुत प्यार आया जिस दिन तुमने मेरे लिए एक छोटी सी जॉब में सेल्स गर्ल्स का काम करना शुरू कर दिया सिर्फ मुझे देखने के लिए। हाय मेरी जान, तुम बहुत ही क्यूट हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तनुजा का चेहरा गुलाबी पड़ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो देवांश की बातों का क्या जवाब दे। उसे देवांश की बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपनी पलकों को झुका लिया। देवांश उसे देखते हुए बोला, क्या बात है जान, बहुत ही गुलाबी गुलाबी हो रही हो। उसकी लास्ट वाली बात सुनकर तो तनुजा का मन कर रहा था कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए, इसलिए वो उसकी गोद से उठने को हुई कि देवांश ने उसे वापस से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी कमर पकड़कर अपने और पास खींच लिया, जिससे तनुजा की पीठ देवांश के चेस्ट से टच हो रही थी और इसी वजह से तनुजा के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। देवांश ने उसे देखकर कहा, ओह अच्छा, ओके जाओ। तनुजा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और वो केबिन में मौजूद बाथरूम में चली गई। वहीं देवांश मुस्कुराते हुए अपना फोन चलाने लगा। तनुजा बाथरूम में आकर वो आईने के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा लाल हो चुका था। उसने अपने चेहरे पर बार बार पानी के छींटे मारे और खुद को शांत करने लगी। वो अपने गालों पर थपथपाते हुए बोली, तनुजा शांत हो जा, तू कैसे खुद की पोल खुल सकती है? तुझे पता है ना कि देवांश को तेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसे क्यों पता है कि मैंने उसके लिए सितारा शॉप पर सेल्स गर्ल्स का काम किया? मुझे बहुत शर्म आ रही है खुद की हरकतों पर। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक पल बाद खुद ही से बोली, लेकिन इसमें गलत क्या है? अब मुझे वो पसंद आ गया तो मैंने उसके लिए जॉब कर ली, और फिर जॉब छोटी या बड़ी क्या फर्क पड़ता है? और कौन सा मैंने पैसों के लिए जॉब की है? बस उसे देखने के लिए ही तो मैंने जॉब की थी। फिर एक सेकंड रुक कर फिर से बोली, अरे लेकिन क्या जरूरत क्या थी तुझे जॉब करने की? अगर तुझे उसे देखना था तो तू कैसे भी ना किसी दूसरी तरीके से देख लेती, लेकिन नहीं, तुझे तो वहाँ एक सेल्स गर्ल्स की जॉब करनी थी। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ फील हुआ और जैसे ही उसे ये फील हुआ वो डरकर चीख पड़ी। उसने देखा तो पीछे देवांश था। देवांश ने उसे तुरंत दीवार से लगा दिया और बोला, क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? मैं क्या कोई भूत हूँ? तनुजा अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए बोली, आप इस तरह से मुझे डराओगे तो मेरी चीख नहीं निकलेगी तो क्या होगा? और आप यहाँ बाथरूम में क्या कर रहे हो? देवांश उसके बालों को सही करते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता भी है तुम्हें बाथरूम आए हुए 20 मिनट हो चुके थे और जब तुम बाथरूम में से बाहर नहीं निकली तो मैं परेशान हो गया, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए बिना नॉक किए बाथरूम में आ गया। तनुजा हैरान होकर बोली, क्या 20 मिनट? लेकिन मैं 5 मिनट पहले ही तो बाथरूम में आई थी। देवांश उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला, जान जी, आपको वॉशरूम में आए हुए 20 मिनट हो चुके हैं, चलो अब
तनुजा बोली ओके ओके आप जाओ, मैं अभी आई। देवांश बोला कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बाद आने की, मेरे साथ चलो कहकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ये देखकर तनुजा ने अपने दोनों हाथों को उसके गले में लपेट दिया ताकि वो गिर ना जाए और वो बहुत प्यार से देवांश को देखने लगी। देवांश अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। देवांश उसे फिर से लेकर सोफे पर आ गया और इस बार उसने तनुजा को सोफे पर बैठा दिया। तनुजा ने जब सामने टेबल पर देखा तो वहाँ खाने की इतनी सारी डिशेस देखकर वो देवांश की तरफ देखकर बोली आपने खाना भी ऑर्डर कर दिया? देवांश बोला हाँ मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया था जब बाथरूम में गई थी और जब तुम्हें काफी देर हो गई तो मैं तुम्हें देखने के लिए बाथरूम में चला गया। तनुजा ने हाँ में सिर हिलाया और वो टेबल पर रखे हुए खाने को देखने लगी। ज्यादातर खाना उसकी पसंद का था और ये देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और वो बिना देवांश से कहे खुद ही जल्दी जल्दी खाने लगी। प्राइम मिनिस्टर बंगले पर मानसी अभी नायरा के कपड़े पैक कर रही थी और नायरा जो थोड़ी सी उदास थी सोफे पर बैठी हुई थी वो अभी मानसी को कपड़े पैक करते हुए देख रही थी। मानसी नायरा की तरफ देखकर बोली क्या हुआ बच्चा आप इतना उदास क्यों हो? नायरा बोली मामा आप भी मेरे साथ नानी के घर चलो ना, मुझे अकेले नहीं जा रहा है। मानसी ने नायरा के सूटकेस को पैक कर दिया और उसकी चैन लगाते हुए बोली बच्चा आपको आपके मामा लेने आए हैं और फिर आप वहां जाओगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा और अगर अच्छा नहीं लगने लगेगा तो मैं आपके डैड के साथ आ जाऊंगी आपको लेने, ठीक है? और वैसे भी आप वहां पहली बार थोड़ी ना जा रहे हो, ये बात तो आपने भी मुझे खुद बताई थी कि आपको नानी के घर बहुत अच्छा लगता है। नायरा बोली मम्मा मुझे अच्छा तो बहुत लगता है वहाँ पर तब जब आप हमारी लाइफ में नहीं आई थी, लेकिन अब आप हमारी लाइफ में एक एंजल की तरह आ गए हो और इसलिए मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अब नानी के घर नहीं जाना था, आप भी चलिए ना प्लीज मम्मा। मानसी उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली मैंने बोला ना बच्चा आप वहां जाओ, अगर वहां आपको अच्छा ना लगे तो आप कॉल कर देना, मैं देव के साथ आपको लेने आ जाऊंगी। ओके बेटा, और आपको तो पता ही है ना मोम के अभी कॉलेज चल रहे हैं और मैंने अभी ही कॉलेज जाना स्टार्ट किया है तो मुझे अपनी पीछे की स्टडी को कंप्लीट करना है और अगर मैं वो कंप्लीट नहीं करूंगी तो मैं बाकी सारे बच्चों से पीछे रह जाऊंगी, जैसे आपको आपकी स्कूल में होमवर्क मिलता है ना। तो नायरा ने हाँ में सिर हिलाया। मानसी मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को छूते हुए बोली वैसे ही मेरा भी बहुत सारा पीछे का होमवर्क रह गया है और वो मुझे कंप्लीट करना है, अगर मैं उसे कंप्लीट नहीं करूंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और फिर मैं बाकी सारे बच्चों से पीछे रह जाऊंगी। नायरा जल्दी से बोली नहीं नहीं मम्मा आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो वरना आपको भी मेरी टीचर की तरह डांट सुननी पड़ेगी। मानसी मुस्कुराते हुए बोली हाँ ये हुई ना मेरी बाबी डॉल वाली बात। नायरा मुस्कुराने लगी तो मानसी ने उसे अपने गले से लगा लिया। दरअसल अभी नायरा को लेने के लिए उसकी नानी के घर से उसके मामा आए थे। नायरा हमेशा कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर जाया करती थी जिसकी वजह से उसके मामा उसे लेने आए थे। हालांकि अब नायरा का जाने का मन नहीं था पर फिर भी जब उसके मामा उसे लेने आए थे तो तेज ने उसे जाने के लिए हाँ कर दिया था, जिसकी वजह से मानसी अभी खुद भी उदास होकर नायरा के कपड़े पैक कर रही थी क्योंकि जब से उसकी तेज के साथ शादी हुई थी वो सबसे ज्यादा टाइम नायरा के साथ ही स्पेंड करती थी और अब उसे एक टेंशन ये भी हो रही थी कि अगर नायरा चली गई तो अब उसे तेज के साथ एक ही बेडरूम में एक ही बेड पर अकेले सोना होगा और ये सोच सोचकर उसका शरीर हल्का हल्का डर से कांप रहा था क्योंकि नायरा होती तो नायरा हमेशा उन दोनों के बीच में लेटती थी। हालांकि अभी मानसी को ये बात नहीं पता थी कि उसके सो जाने के बाद तेज उसे अपनी बाहों में लेकर सोता था। उसे तेज की प्रेजेंस से थोड़ा डर लगता था, हालांकि ये डर कोई बुरा वाला डर नहीं था, ये थोड़ी सी घबराहट थी। हालांकि तेज ने अभी तक उससे कोई भी ऊंचा शब्दों में बात नहीं की थी पर फिर भी उसे तेज से थोड़ा डर लगता था। शायद ये थोड़ी सी झिझक थी जो समय के साथ सही होने वाली थी। कुछ देर के बाद नायरा अपने मामा के साथ अपनी नानी के घर चली गई और वहीं मानसी अपनी स्टडी रूम में अपनी स्टडी करने के लिए चली गई क्योंकि तेज अभी प्राइम मिनिस्टर बंगले पर नहीं था इसलिए उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था, तो सबसे अच्छा उसे अभी स्टडी करना ही लगा। आविका ने जब अपनी आंखों को खोली तो उसे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखा और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसने उठने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसके हाथ पैर में रस्सी बंधी हुई है और वो अभी बेड पर लेटी हुई है। अंधेरी की वजह उससे ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो कहाँ पर है और कहाँ नहीं। उसके मुंह पर कपड़ा बांध बना हुआ था जिसकी वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो हम की आवाज निकाल रही थी। उसे ये याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। उसने बहुत सोचने की कोशिश की लेकिन उसे इतना याद आया कि सर्स गर्ल्स ने उसे कपड़े ट्राई करने के लिए दिए थे और वो कपड़े ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम की तरफ जा रही थी कि अचानक उसे किसी ने पीछे से बेहोश कर दिया और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन था।
इसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो अभी कहाँ है, किस हालत में है और अभिमन्यु कहाँ है। वो उठने की कोशिश करने लगी और जैसे तैसे करके वो उठकर बैठ तो गई थी, लेकिन उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो अभी रस्सी से उसके दोनों पैर भी बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा लगा हुआ था जिसकी वजह से वो किसी को आवाज भी नहीं लगा सकती थी। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की तो उसे बहुत देर बाद रूम में हल्का हल्का दिखाई दिया, जिससे उसे ये पता चल गया कि वो अभी रूम में है। लेकिन रूम में अंधेरे होने की वजह से उसे ये भी ढंग से समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को इस रस्सी के जाल से छुड़वाए, पर अब उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। हालांकि वो बार बार रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से उसके हाथों में दर्द भी होने लगा था, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके गले में दिया हुआ अभिमन्यु का लॉकेट हल्का हल्का चमक रहा था। पर वो अभी घबराहट में अपनी रस्सी खोलने में ही ध्यान दे रही थी, लेकिन रस्सी बहुत ही मजबूती से बंधी हुई थी जिसकी वजह से वो बार बार अपना सिर इधर उधर हिला रही थी। बार बार मुंह हिलाने की वजह से उसके मुंह का कपड़ा भी उसकी गर्दन पर आ गया और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अविका रोते हुए बोली, अभिमन्यु कहाँ हो आप, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। इस बात से अनजान कि उसके गले में पड़ा लॉकेट बाहर बाहर चमक रहा था। वही उस रूम के बाहर एक लिविंग रूम में वही लेडी बॉस बैठी हुई थी और उसके सामने वही साथी वो आदमी और ड्राइवर खड़े हुए थे। वह लेडी बॉस खुश होते हुए बोली, बहुत अच्छा काम किया है, देर से ही काम किया हो लेकिन काम बहुत अच्छा किया है। वो आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, मैडम इतना भी आसान नहीं था अभिमन्यु ओबरॉय की बीवी को किडनैप करना, पर पता नहीं शायद भगवान हमारे साथ थी कि हमें अच्छा मौका मिल गया और हमने उसे किडनैप कर लिया, वरना तो हमें तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसका साथी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ मैडम हमें तो आस ही छोड़ दी थी कि हम मॉल के अंदर पहुंच गए और हमने सही टाइम पर कर लिया। ड्राइवर कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अचानक गोली चलने की आवाज आने लगी और ये देखकर वो लेडी बॉस तुरंत खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, देखो कौन आ गया है जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। वो आदमी, साथी और ड्राइवर तीनों बाहर की तरफ भागे। लगातार गोलियों से फायरिंग हो रही थी और लगभग 5 मिनट बाद ही बात बिल्कुल ऐसा शांति का माहौल छा गया कि जैसे वहां अभी कोई इंसान मौजूद ना हो, लेकिन वहां आसपास खून की गंदी महक फैल चुकी थी और अभी जमीन पर उस लेडी बॉस के बॉडीगार्ड्स मरे पड़े हुए थे। वही वो लेडी बॉस गुस्से में अपनी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी और टेबल पर अपनी बंदूक को घुमा रही थी। वो अपने रिवॉल्वर में गोलियां डालते हुए बोली, कौन है जिसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है, किसकी इतनी हिम्मत की संतोष ठाकुर इलाके में घुसने की हिम्मत की। अचानक उसके कानों में चलने की आवाज आई। जब उसने सामने देखा तो सामने अभिमन्यु अपने अपने दोनों हाथों को अपने पैंट की पॉकेट में डाले हुए बड़े स्टाइल से अशोक और अपने बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक इवनिंग सी स्माइल थी। वही उसके सारे बॉडीगार्ड्स ने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उन बॉडीगार्ड्स की ड्रेस पर ओबरॉय का टैग लगा हुआ था, जिसकी वजह से संतोष ठाकुर समझ गई कि ये अभिमन्यु ओबरॉय के बॉडीगार्ड हैं। अभिमन्यु पूरे एटीट्यूड के साथ संतोष ठाकुर के सामने जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड खड़े हो गए। एक पल को संतोष ठाकुर की आंखों में भी घबराहट की चमक आज हुई थी, पर उसने खुद को बहुत अच्छे से ठीक कर लिया था। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अभिमन्यु ओबरॉय, संतोष ठाकुर के यहाँ क्या बात है? मिस्टर ओबरॉय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो संतोष ठाकुर की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मेरी जान को हाथ लगाने की हिम्मत तुम्हारी है तो सोचा तुम्हें खुद ही सजा दे दूं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। संतोष ठाकुर अभिमन्यु की बात सुनकर दांत किटकिटाते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारी जान कैसे हो सकती है, क्योंकि वो मेरी बेटे की पसंद बन चुकी है और मुझे अपनी बेटे की पसंद का खिलौना लाना इतना भी ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं लगा, तो मैंने उसे लाकर दे दिया। अचानक उसकी शोल्डर पर एक गोली आकर लगी और जिसकी वजह से संतोष ठाकुर दर्द में चीखते हुए अपना हाथ अपने शोल्डर पर रखकर गुस्से में अभिमन्यु की तरफ घूरने लगी। वही वो लेडी बॉस गुस्से में अपनी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी और टेबल पर अपनी बंदूक को घुमा रही थी। वो अपने रिवॉल्वर में गोलियां डालते हुए बोली, कौन है जिसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है, किसकी इतनी हिम्मत की संतोष ठाकुर इलाके में घुसने की हिम्मत की? अचानक उसके कानों में चलने की आवाज आई। जब उसने सामने देखा तो सामने अभिमन्यु अपने अपने दोनों हाथों को अपने पैंट की पॉकेट में डाले हुए बड़े स्टाइल से अशोक और अपने बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक इवनिंग सी स्माइल थी। वही उसके सारे बॉडीगार्ड्स ने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उन बॉडीगार्ड्स की ड्रेस पर ओबरॉय का टैग लगा हुआ था, जिसकी वजह से संतोष ठाकुर समझ गई कि ये अभिमन्यु ओबरॉय के बॉडीगार्ड हैं। अभिमन्यु पूरे एटीट्यूड के साथ संतोष ठाकुर के सामने जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड खड़े हो गए। एक पल को संतोष ठाकुर की आंखों में भी घबराहट की चमक आज हुई थी, पर उसने खुद को बहुत अच्छे से ठीक कर लिया था। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अभिमन्यु ओबरॉय, संतोष ठाकुर के यहाँ क्या बात है? मिस्टर ओबरॉय आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
अभिमन्यु के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो संतोष ठाकुर की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मेरी जान को हाथ लगाने की हिम्मत तुम्हारी है तो सोचा तुम्हें खुद ही सजा दे दूं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। संतोष ठाकुर अभिमन्यु की बात सुनकर दांत किटकिटाते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारी जान कैसे हो सकती है, क्योंकि वो मेरी बेटे की पसंद बन चुकी है और मुझे अपनी बेटे की पसंद का खिलौना लाना इतना भी ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं लगा, तो मैंने उसे लाकर दे दिया। अचानक उसकी शोल्डर पर एक गोली आकर लगी और जिसकी वजह से संतोष ठाकुर दर्द में चीखते हुए अपना हाथ अपने शोल्डर पर रखकर गुस्से में अभिमन्यु की तरफ घूरने लगी। अब आगे अभिमन्यु की आंखें लाल हो चुकी थी। वो गुस्से में संतोष ठाकुर की तरफ देखकर अपनी बहुत ही डरावनी आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम मेरी वाइफ को खिलाना बोल सकूं, और हाँ, ना ही तुम्हारे बेटे की इतनी औकात है कि वो मेरी वाइफ को अपनी पसंद बनाए। समझ में आया? वो मेरी जान है। अभिमन्यु ओबरॉय की वाइफ मिसेज अविका, अभिमन्यु ओबरॉय नाम है उसका, इसलिए उससे खिलौना बोलने की सजा तो मैं तुम्हें देखकर ही रहूंगा। और तुम्हारी सजा ये है कि जिस जवान से तुमने मेरी वाइफ के लिए ये शब्द निकाले हैं वो जवान अब नहीं रहेगी। उसने अपनी गार्ड्स की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, इसकी जवान काट दो। वही ये देखकर संतोष ठाकुर के चेहरे पर पसीना आने लगा। वो घबराते हुए बोली, ये तुम क्या करवा रहे हो? गलती से बोल दिया मैंने, प्लीज माफ कर दो मुझे। लेकिन मैं वो कुछ कह ही रही थी कि अचानक अभिमन्यु का बॉडीगार्ड्स उसके पास आए और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। वो पैर चलाने को हुई कि उसके पैरों को भी अच्छे से पकड़ लिया। वही एक गार्ड्स ने अपने हाथ में चाकू लिया और दूसरे हाथ से संतोष ठाकुर के चेहरे को बहुत ही तेज पकड़ लिया।